नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। आसाम से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस जहां पर सत्ता में आने के लिए जूझ रही है, वहां पर उनके घर में भी भीतरघात या फिर घमासान छिड़ा हुआ है। कुल मिलाकर जिस तरह से आसाम में उनके पहले के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, तमिलनाडु में जिस तरह से स्टालिन साफ कर रहे हैं कि वो सत्ता में शेयर नहीं देंगे कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस के जो सांसद हैं, वो लगातार बयानबाजी करके जो गठबंधन धर्म है या फिर अलायंस की जो पॉलिटिक्स है तमिलनाडु में, वहां पर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। तो आज हम तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु में जिस तरह से अगले 1-2 महीनों में चुनाव होने हैं और जिस तरह से वहां पे मनिकम टैगोर लगातार एक तरह से झंडा बुलंद किए हुए हैं कि किस तरह से वहां पे जो अलायंस की पॉलिटिक्स है, उसमें कांग्रेस को पावर शेयर में मौका मिलना चाहिए। और इसके साथ ही वो कुछ अन्य बातें भी कह रहे हैं, जो कि वहां के तमिलनाडु कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, वो एक तरह से कह रहे हैं कि जो अलायंस और टॉक्स जो होंगे, वो कांग्रेस हाईकमान करेगी। वैसी स्थिति में तमिलनाडु में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की कहानी दिख रही है। तो तमिलनाडु की कांग्रेस की जो गुत्थी है और क्यों वहां पे लड़ाई छिड़ी हुई है, भीतरघात छिड़ा हुआ है आपस में, ये बैड कॉप गुड कॉप वाली कहानी तो नहीं है कि कुछ नेता बैड कॉप की तरह बिहेव करें, कुछ नेता गुड कॉप की तरह बिहेव करें, तभी अलायंस में ज्यादा सीटें खींची जा सकती है। तो कहानी किस तरफ तमिलनाडु की जा रही है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं आज, राज गोपालन साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिल्ली से, और शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दोनों की एक तरह से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पे गहरी नजर रहती है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि तमिलनाडु में आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले गोपालन साहब आपसे सुनते हैं कि आखिर ये जो मणिकराम टैगोर कुछ और बोल रहे हैं, वहां के स्टेट प्रेसिडेंट कुछ और बोल रहे हैं, स्टालिन के साफ कह चुके हैं कि भाई वो पावर शेयर नहीं करेंगे, तमिलनाडु का जो मॉडल है द्रविडियन मॉडल है, उसके हिसाब से ही वो चलेंगे कि आप अलायंस में रहें लेकिन पावर शेयरिंग का मौका नहीं मिलेगा। तो आखिर कांग्रेस आपस में ही वहां पे क्यों लड़ रही है? क्या ये सिर्फ सीटें ज्यादा लेने के लिए है या कहानी कुछ और भी है? कहानी और कुछ है। डीएमके 2 साल पहले सारा अपना अलायंस में कितना भी कांग्रेस, एमडीएमके, विடுதலை சிறுத்தை कच्ची प्लस कम्युनिस्ट पार्टी, ये सबको टूटा रखा था। दोनों को डिविजन करा दिया स्टालिन ने 2 साल पहले। लेकिन कांग्रेस का ये गुस्सा है, जो उत्तर भारत, आपको दर्शकों को ये समझाना चाहता हूं। स्टालिन ने अपना बेटा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। इधर से कहानी शुरू हो रही। आज तक यानी 2 साल 4 महीने के बीच में कांग्रेस ने 50 बार नहीं 100 बार कह चुका है इनफॉर्मली, अगले चुनाव में हम लोग स्टालिन का अध्यक्षता में, स्टालिन का जो बातचीत करने टाइम पर सीट शेयरिंग में स्टालिन से बात करेंगे, हम लोग उदयनिधि से बात नहीं करेंगे। ये चीज शुरू हुआ था 1-2 साल पहले से। आज कहानी, असल कहानी यही है, आपको समझाना चाहता हूं। डीएमके कांग्रेस को डंप करना चाहती है शुरू से, ये स्पष्ट हो गया। कांग्रेस ने एक बगाना बना रहे थे, प्रशांत किशोर पांडे का हवाला करते हुए 2021 में कोरोना टाइम था, जो भी डीएमके ने हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया हम लोग फॉलो किया। लेकिन हमको ये चाहिए 2026 में कांग्रेस 6 मंत्रिमंडल में 6 लोग का इंक्लूड कर लीजिए, ये कंडीशन रखा था। फर्स्ट ये कंडीशन प्रशांत किशोर ने रखी थी। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को कान में सुनाया। ये चीज प्रशांत किशोर पांडे का ये खेल है। मुझे लगता है माणिक ठाकुर ने तो कांग्रेस का प्रशांत किशोर का फिर वापस लेके आने में जूझ रही है। प्रशांत किशोर ने अपना बिहार में हारने के बाद उन्होंने विजय को भी सलाहकार था, अभी कांग्रेस में शामिल होगा नहीं होगा, प्रियंका गांधी से मिले थे करते, वो अलग बात है। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके को 2021 में सत्ता में लेके आने में प्रशांत किशोर को भूमिका बहुत है, 100% है। लेकिन अभी 2026 में वो कांग्रेस को चिढ़ाया, जो कैलकुलेशन किया है, विजय आ गया, विजय को डरा करके विजय के साथ आप जाओगे अच्छा है।
ये आग लगाया, धूप दिखाया, अगरबत्ती दिखाया कांग्रेस का ये प्रशांत किशोर पांडे। उधर से माणिक ठाकुर ने बोलना शुरू कर दिया, राहुल गांधी भी उसको बलिगड़ा बन गया, उस संकट में वो भी फंस गया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों। स्टालिन को कांग्रेस से दूर करने के लिए इंपॉर्टेंस से माणिक ठाकुर आज बोल रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव को बाद इसको टुटाया प्रशांत किशोर ने। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं जवाब दे, जी क्योंकि जी ये सारा बिल्कुल। समझना चाहिए। ये समझ लोगे आप सारा कहानी शुरू हो जाएगी। छह मंत्रिमंडल कैसे मिलेगा आपको? आपका स्ट्रेंथ है नहीं है। कांग्रेस तो डीएमके को गंदे में चलती है, डीएमके सोच रहे एक्स्ट्रा लगेज कांग्रेस, लेकिन साउथ साउथ तमिलनाडु में कांग्रेस को वोटर्स अभी भी है, नाडार तेवर कम्युनिटी में, अपर कास्ट कम्युनिटी में। नॉट ओनली दैट, कांग्रेस का सूझबूझ करके आप देखिए, उस वोट को तो जयललिता दिगांत के बाद, करुणानिधि दिगांत के बाद रजनीकांत दिखा रहे थे मैं राजनीतिक में आऊंगा करके, स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स करना चाहते थे। वो लोग कांग्रेस में अभी अभी कुछ लोग, पुराना लोग है जिसका 50-60 साल उम्र है, वो लोग कांग्रेस को पीछे है जरूर, लेकिन वो वोट कन्वर्ट होगा नहीं होगा अलग बात है। विजय आने के बाद कांग्रेस को, यानी आपका लाइफ एक्सपेंड हो गया है, विजय को गंदे में कांग्रेस जाना चाहती है। राहुल गांधी जो करूर इंसिडेंट के बाद विजय जोसेफ 3-4 बार बात कर चुका है, उनकी प्रवीण चक्रवर्ती जिसने वोट चोरी के लिए वो जो भूमिका बना करके राहुल गांधी के कान भराए थे ना जी, वो प्रवीण चक्रवर्ती विजय से 3-4 बार मिल चुका है। सो देयरफॉर देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन दैट। ओके, शेखर आपसे समझेंगे कि कांग्रेस अगर देखेंगे 2006 से लगातार 48 सीट लड़ती थी, 41 सीट पे आ गई, 25 सीट पे आ गई, अब तो कह रहे हैं कि 15 सीट स्टालिन देने को तैयार है, उससे ज्यादा देने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस क्या देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह से लाइबिलिटी बन गई है, जैसे बिहार में पिछले चुनाव में भी, इस चुनाव में भी, और अलग अलग राज्यों में लाइबिलिटी बन रही है, क्या अलायंस पार्टनर के लिए कांग्रेस तमिलनाडु में भी एक लाइबिलिटी है? और या फिर क्या जो एक तरह से विजय से उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग, या फिर कांग्रेस की कई सारे लीडरशिप ये चाहती है कि विजय से उनका अलायंस हो, डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्या ये थॉट प्रोसेस है? नहीं शंकर जी, आप देखिए, लगातार ये जो आप बता रहे हैं ना कि हर चुनाव में कांग्रेस के लिए जो सीट अलॉट हो रहे थे वो कम होता गया। उसका कारण संगठन का काम बिल्कुल तमिलनाडु में ज़्यादा नहीं था, जैसे बाकी राज्यों में आप देख रहे हैं कांग्रेस का बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। तो अक्टूबर 2023 में सोनिया गांधी चेन्नई गए थे कोई एक कार्यक्रम में। वहाँ पे तमिलनाडु के कांग्रेस लीडर सोनिया से मिले और उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप इस बार हमें ज़्यादा सीट दिलवाइए डीएम को कहकर, क्योंकि डीएमके हमको बहुत कमज़ोर मानती है। तब सोनिया जी ने इन लोगों से पूछा कि आप क्या संगठन काम कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तब पता चला कि कोई ज़्यादा कुछ संगठन काम होता ही नहीं है। कि क्या हुआ है शंकर जी, देखिए डीएम जो कांग्रेस के नेतागण हैं अपने इंडिविजुअल डीलिंग्स करते रहते हैं। जैसे अभी तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है सेल्व पेरुतुगई उनका नाम है, वो अपना बड़े बिजनेसमैन है, बाकी पार्टी में भी रह के अभी कांग्रेस पे आए हैं, वो दलित नेता भी हैं। उनका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, जो चेन्नई का जो कॉरपोरेशन है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट को मिल गया। तो हर कांग्रेस नेता वहां पे पार्टी की ज्यादा नहीं सोचता है, अपना अगर कोई डीएम के मंत्री से कुछ हो गया, अपना बिजनेस चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इसी तरह चलता रहता है। अब क्या हुआ है, तमिलनाडु कांग्रेस में दो गुट है। दो गुट का मतलब ये गुट नहीं है कोई नेता के पीछे दो गुट नहीं है, उन लोग वो लीडर्स हैं जिनका डीएमके से मंत्रियों के साथ, स्टालिन के साथ अच्छा संबंध है और उनका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहता है। और दूसरा जो है जिसमें कार्यकर्ता है, कई एमएलए है, जिनको लग रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल कमजोर हो गई है, इसीलिए आज स्टालिन का कांग्रेस को वो जो रिस्पेक्ट देना है नहीं दे रहे, और जो एमएलए के क्षेत्र में जाते भी नहीं है कांग्रेस एमएलए के,
उनकी काम भी होता नहीं है, केवल उन लोगों को होता है जो भी होंगे, 4-5 होंगे। और बड़े नेता हैं जैसे चिदम्बरम है, जो पूर्व हमारे वित्त मंत्री, उनका चिंता ज्यादा है कि 27 में उनकी राज्यसभा खत्म होगी तो डीएमके के साथ हम बने रहेंगे तो फिर राज्यसभा मिल जाएगा। उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम थोड़ा अलग सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ठीक है अगर अलायंस बन गया तो चलेगा, तो 2029 में अपना सीट निकाल लेंगे। लेकिन वो भी कहते हैं कि विजय, एक जो नया प्रभाव आया है उससे ज्यादा यंगस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कांग्रेस के जो लोग डीएमके के इन्फ्लुएंस में नहीं है वो कह रहे हैं भाई यही समय है, सही समय है। जो प्रधानमंत्री की मोदी जी का स्लोगन है कि अब जो भी करना है, अगर हमें संगठन को बढ़ाना है, हम उसकी इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, हमें चुनाव में आज ज्यादा भूमिका निभाना है, तो इसी समय करना है। और हमें मौका मिला विजय, और विजय और राहुल के बीच में कुछ लोग उनको कनेक्ट कर दिए पहले से, जिसके वजह से वो कह रहे हैं कि देखिए एक ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा उम्मीद नहीं है कि स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन बनेंगे, उससे क्या होगा। अच्छा, ये तीसरी बात हमें मन में रखना चाहिए, विजय बहुत बड़े पॉपुलर एक्टर हैं, यंग एक्टर हैं, उनकी बहुत लोकप्रियता ज्यादा है। और उनका जो उदयनिधि स्टालिन, स्टालिन का बेटा है, उनके साथ एक कोई बड़ा बिजनेस का झमेला शुरू हुआ, वो था फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। जब भी डीएमके सत्ता में रहती है तो एक दबाव बनता है जितने फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं तमिलनाडु में, कि फिल्म तो वो बनावेंगे लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या सन पिक्चर्स जो मारन बंधुओं की है, या उदयनिधि स्टालिन का स्वयं एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो है बिग रेड, तो रेड जायंट पिक्चर्स करके है। तो इन दोनों से ही आप कर सकते हैं, वो 8% जो भी आपकी बॉक्स ऑफिस में होगा वो ले लेंगे। यहां पे झगड़ा शुरू हुआ विजय और उदयनिधि का, भाई ये क्या है, हम फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, तमिलनाडु में कोई फिल्म 500 करोड़ से कम नहीं होता टोटल कॉस्ट, तो उनको लग रहा था भाई ये क्या है, हम भी आ सकते हैं, हम भी क्यों ना करें। ऐसी होके ये शुरू हुआ। अब क्या हो गया है कि डीएमके के अंदर भी कई लोग हैं जो स्टालिन बेटे को विरोध कर रहे हैं, कई सीनियर लोग भी हैं। उनको लग रहा है कि इस चुनाव में अगर डीएमके जीतेगी, स्टालिन फिर दोबारा सीएम भी ना बन सकते, सीधा अपने बेटे को बिठा देंगे, क्योंकि वहां पे जो पॉलिटिक्स है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रहा है। तो एक अंदर में ये भी चल रहा है, और कांग्रेस को लग रहा है कि भाई अभी से हमारी ये नहीं कर रहे। और दूसरी बात शंकर जी, आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसी समय उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर कुछ ऐसा बिल्कुल। टिप्पणी कर दी जो कांग्रेस के लिए यह महंगा पड़ गया, क्योंकि बीजेपी ने उसको इश्यू उठा ली। उदयनिधि ने कह दिया भाई सनातन धर्म का मतलब वो एक मलेरिया जैसा है, टीबी जैसा है, उसको खत्म करना है। और ये एक अर्थ देते रहे, नहीं नहीं हम तो जाति के आधार पर जो अट्रॉसिटी होती है उसके खिलाफ बोल रहे, हिंदू धर्म पे नहीं है। लेकिन उत्तर भारत में तो उसकी समझ अलग है, भाई ऐसा तो आप सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब आप केवल हिंदू धर्म को अटैक कर रहे हैं। जो बीजेपी का कैंपेन अच्छी से चला मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तब उस समय कांग्रेस देर कर दी, मौन रही, उसने डिस्टेंस नहीं किया अपने आप को। ये सारे बातें कांग्रेस के अंदर चलता रहता है। ये देखिए ये लोग तो, और दूसरी बात, बार बार एक हिंदी विरोधी वाला जो कैंपेन शुरू करना, और वो करते करते उसमें नुकसान कांग्रेस को भी हो रही है। कभी कभी बिहारी के लोगों के खिलाफ बोल देते हैं, उत्तर भारत के लोग बोलते हैं भाई हिंदी पढ़ने से क्या होगा, हिंदी पढ़कर यहाँ तो वो पानी पूरी बेच रहे हैं। ऐसे बातें को लेकर कांग्रेस नेता को लग रहा है भाई ये हमें बाहर, तमिलनाडु से बाहर भी इंपैक्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो शंकर जी हमें याद रखना है इसमें, राहुल जी जब से 2024 चुनाव के बाद से ही हर प्रदेश कांग्रेस नेता को कहता है भाई हम सेकंड नंबर पे नहीं रहेंगे, हम विपक्ष नेता हैं, मैं नेता विपक्ष हूं, और हम सबसे ज्यादा आवाज बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हम ही कर रहे हैं, जिसका फायदा ये रीजनल पार्टीज को हो रहा है। तो हमें भागीदारी चाहिए, ठीक हिसाब चाहिए। ये उन्होंने पहले से डायरेक्शन दिया है, उसी डायरेक्शन ये लोग चल पड़े हैं कि भाई जब डीएम के 5 साल के बाद इतना एंटी इनकम्पेंसी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम डीएम के शासन में करप्शन रहा है, हर चीज पे करप्शन है। इतना तक दारू लेने जाएंगे क्योंकि वहां सरकारी ठेके में ही मिलता है,
वहां पे दारू में भी अगर 40 का एक पैकेट लेंगे उस पे 10-20 रुपये ज्यादा लेते हैं, जो सीधा डीएमके के राजनीतिक परिवार में जाता है पैसा। ये सारे बातों को लेकर लगता है कि भाई अगर कांग्रेस ऐसी चलती रहेगी, जो सीटें देंगे वो देंगे। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए शुरू से डीएमके का पॉलिसी रहा है भाई सत्ता में हम भागीदारी होंगे दिल्ली में अगर सरकार को वहां सपोर्ट करेंगे, लेकिन तमिलनाडु में कोई भी नेशनल पार्टी को जगह नहीं देंगे, कोई भी ये हो। अब इस बात पर स्टालिन पीछे हटने तैयार नहीं है, लेकिन इस बात पर राहुल का कहना है भाई हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 2006 में क्या हुआ था, तो चुनाव परिणाम के बाद डीएमके के पास मेजोरिटी नहीं था, तब कांग्रेस ने सपोर्ट किया उनको 2011 तक। अब इनका कहना है भाई 2006 से 11 हमने सपोर्ट किया, आपने कुछ नहीं दिया हमें, जब आपके पास मेजोरिटी नहीं थी। अब समय आ गया है भाई, सबको चाहिए अभी ये मॉडल, जो झारखंड मॉडल जो बार बार राहुल जिक्र करते हैं, झारखंड मॉडल को फॉलो करना चाहिए। इस बात पर स्टालिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे और पब्लिकली जो बात कह दी है भाई यहां नहीं चलता है, ये राहुल के लिए एक प्रकार से इंसल्ट हो गया। और ये जो माणिकम ठाकुर जो बोल रहे हैं, प्रवीण चक्रवर्ती बोल रहे, ये राहुल गांधी को माइंड समझ के और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी मैसेज दे रहे हैं इनके माध्यम से। शंकर जी। बिल्कुल। राजगोपालन साहब, एक मॉडल होता है कि ठीक है, राहुल गांधी को लगता है कि हमें एक जितना शेयर मिलना चाहिए, जो हमें रोल मिलना चाहिए, या फिर अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो एक मॉडल होता है कि ठीक है, आप अलायंस पे मत जाइए, आप अपने अकेले चुनाव लड़िए और अकेले चुनाव लड़के आपकी जो स्थिति आएगी अपने पार्टी को एक्सपैंड कीजिए। लेकिन कांग्रेस दोनों नाव में सवार होकर, उन्हें पावर शेयर भी चाहिए, उन्हें हिस्सा भी चाहिए, रिस्पेक्टेबल पोजीशन भी चाहिए, और उसके बाद उन्हें अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। ये तो कई बार मॉडल नहीं चलता है। आप बीजेपी का ही मॉडल देखिए, बीजेपी ने जिन जिन राज्यों में बीजेपी जहां पे कमजोर थी, बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस पार्टनर में रहे, उनकी छोटी स्थिति थी। आप उड़ीसा में देख लीजिए कि एक समय पर नवीन पटनायक ने तो उन्हें अलायंस पे रखने से मना कर दिया, लेकिन बीजेपी ने यह तय किया कि भाई उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो जिस भी पोजीशन में है रहते रहे, चंद्रबाबू नायडू के साथ में रहे। कुछ स्टेट में उन्होंने खुद से अपनी पावर बना ली, जैसे उड़ीसा जैसे राज्य में। तो कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि वो किस नाव में सवारी करना चाहते हैं। इसमें दो पहलू से मैं देखना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हेमंत बिस्व शर्मा ने कबूल किया है, सोनिया गांधी ने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसको अटकाया राहुल गांधी ने। ये कुल्लम कुल्ला अभी थोड़ी देर पहले बोला। सिमिलर सिचुएशन इन अदर स्टेट्स। तमिलनाडु में राहुल गांधी को पता है 2 साल का पिछले टाइम से। आप देखिए, आज पुराना केंद्रीय मंत्री टीआर बालू कांग्रेस समय पर मंत्री थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो आज कबूल किया है कोर्ट में। अन्नामलई साहब का जो केस है, डेफेमेशन केस, उसमें मेरा पास 10 पानी का जहाज शिप है करके उन्होंने माना, 2 ने 5 है हमारा पास। अभी देखो स्पाइस जेट का दयानिधि मारन, कलानिधि मारन चलते थे। अभी देखो सैटेलाइट का नया कंपनी शुरू किया है, आहायम विमान करके। उसको तमिलनाडु में कंपनी का ओनर स्टालिन का दामाद सबरीसन। सो राहुल गांधी ने सोचा ये लोग लूट कर रहे थे, हमारा यूपीए सरकार में भी 2G किया, लूट किया। अभी अभी केंद्रीय सरकार ने भी देख रहे हैं, तब सत्ता में थे राहुल गांधी भी देख रहे थे। तमिलनाडु में शंकर जी 32-35 डिस्ट्रिक्ट्स है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से डीएमके सेक्रेटरी है। उनकी 2014 के क्या प्रॉपर्टीज था, 2024 में क्या है। आम जनता लोग में कम से कम एक एमपी का, एक एमएलए का, एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का 10, 20, 25, 30 हजार करोड़ रुपया है। ये राहुल गांधी का जलन हो रहे, वो सोच रहे हम भी सत्ता में परिवर्तन में आ जाएंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, 2029 के लिए तैयार करेंगे, एक राज्य में एक करण करके। ये स्टालिन नहीं देना चाहते हैं। स्टालिन कैसे कह रहे हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, स्टेट में हम लोग रहेंगे, उसको तोड़ना चाहते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी का स्टालिन को बीच में कोई मतभेद हुआ है, किस में हुआ है भगवान जाने।
जैसे राजशेखर रेड्डी का देहांत के बाद जगन रेड्डी को 10 जनपद में बुला करके उनकी सिस्टर मदर के साथ 4-5 घंटे बात करके कितना पैसा आपका पिताजी छोड़ करके गया, किधर किधर रखे हैं आपने, ये हमारा चीज तमिलनाडु में भी शुरू हो रहा है। ये समथिंग बिटवीन राहुल गांधी एंड स्टालिन का गट बन गया। दैट इज वाई राहुल गांधी ने चिढ़ाया है, प्रवीण चक्रवर्ती का खूब दिखाया, आप जा करके लड़ो। जैसे तेजस्वी यादव का आखिर मोमेंट तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने के, तो किशन मारू करके ये किसी को भिजवा दिया आंध्रा से, बिहार का एयरपोर्ट में मारपीट सिला होगा, आपको याद होगा। सिमिलर सिचुएशन प्रवीण चक्रवर्ती को तमिलनाडु भेजा, मानिक ठाकुर को भेजा है। इसको बहाना बनाने के लिए 4 तारीख फरवरी पार्लियामेंट को अंदर, स्पीकर के कमरे में, पार्लियामेंट को अंदर में तमिलनाडु लोगों के लिए आगे किया, औरत लोगों को, ज्योतिमणि, मानिक ठाकुर सेम मानिक ठाकुर ओम बिरला बेंच में खड़े होकर के डांस कर रहे थे, उसको सस्पेंड किया है सो दैट दे गेट मेन इंपॉर्टेंस। उसमें शंकर जी डीएमके साथ नहीं गया, डीएमके दूर हो गया। पिछले 2 वोट चोरी में सपोर्ट किया था, बिहार गए थे स्टालिन, चेन्नई से बिहार आए थे, वोट चोरी का जिधर जिधर राहुल गांधी एमके स्टालिन इकट्ठा प्रचार किया है वो सारा जगह पर कांग्रेस डूब गया, तेजस्वी यादव डूब गया। सेम 2019 में एमके स्टालिन ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री घोषित किया, बाकी इंडिया अलायंस में कोई नहीं कर रहे थे। अभी देखो सही, तेजस्वी यादव का ये फॉर्मूला तमिलनाडु में अप्लाई कर रहे राहुल गांधी। 26 का चुनाव और 1 महीने के अंदर अंदर ऐलान करने वाले हैं। अभी तक राहुल गांधी ने नहीं बोला है एमके स्टालिन इज द चीफ मिनिस्टर, अटका हुआ लटका हुआ है। दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर ने परसों यानी 4 रोज पहले तमिलनाडु मधुरांतकम करके एक जगह पर मीटिंग किया था, एडपाडी पळनिसामी के सामने रखते हुए, सब एनडीए अलायंस के सामने, डीएमके इज इक्वल टू सीएमसी, करप्शन, माफिया, क्राइम, प्रधानमंत्री ने बोला। उसको अभी तक जवाब नहीं दिया है डीएमके तरफ से। सो देयरफॉर राहुल गांधी का मान्यता ये है, विजय को साथ जाएंगे, डीएमके के डुबा देंगे, सो दैट 2029 में विजय के साथ 10-15 एमपी आ जाएंगे। हम 2029 में नरेंद्र मोदी को हटा करके हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यही सोच है राहुल गांधी का। और आपको विजय की पॉसिबिलिटी क्या लगती है? क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इससे पहले भी बहुत सारे स्टार आते रहे हैं, और अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा कि राज्यसभा के लिए एक स्टार को कैसे राज्यसभा आना पड़ा इतने सालों के संघर्ष के बाद। तो आपको लगता है कि तो आपको लगता है कि विजय अनलाइक कमल हसन या दूसरे जो स्टार हैं उनसे ज्यादा पॉलिटिकली इस चुनाव में रेलेवेंस रखते हैं, या फिर इलेक्टोरल बॉक्स ऑफिस पे विजय का जो है सिक्का वो चलेगा और वो कहीं ना कहीं एक थर्ड पोल की तरह इमर्ज करेंगे? विजय का सिक्का चलेगा। विजय रजनीकांत नहीं है पीछे डुबाने में, डूबने में। विजय रजनीकांत की तरह, कमल हासन की तरह स्टालिन का पैर नहीं पकड़ेगा। क्योंकि तमिलनाडु पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना हो तो आपने सिनेमा इंडस्ट्रीज के थ्रू आना पड़ेगा तमिलनाडु पॉलिटिक्स का। उसको ये 2026 में उदयनिधि का विजय को सीधा टक्कर है, आई बॉल टू आई बॉल टक्कर है। इसीलिए तो वो जननायकन पिक्चर डेमोक्रेटिक करके एक पिक्चर आने वाले थे, उसको रोका है। केंद्रीय सरकार को भी स्टेट गवर्नमेंट दोषी ठहरा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। लेकिन आखिर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में 2 डीएम के लोग बैठ करके विजय का पिक्चर को मना कर दिया, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन विजय को थ्रू, उदयनिधि को थ्रू जाना चाहिए। ये भी एक चीज है। आखिर में विजय जरूर, प्रशांत किशोर नहीं है। बिहार इलेक्शन में 15% वोट जाकर के 1 सीट भी नहीं ली। विजय दबदबाव में मुझे लगता है 50 सीट तो काट लेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। शिखर, आप जी 2034 टोटल सीट से 50 सीट काट लेगा विजय ने। आप लिख के रखिए शंकर बाबू,
तमिलनाडु में कोएलिशन गवर्नमेंट जरूर आने वाले हैं। इसीलिए तो अमित शाह साहब ने 2025 में भी जाकर के बोला है, लेकिन वो बीजेपी ने चुप हो गया। आजकल कांग्रेस ने उसको पकड़ लिया। विजय ने वो सिक्का खेला है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, कोई भी मेरा मान्यता हो आपको मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दूंगा, कांग्रेस का 70 सीट दे दूंगा, आपको 6 मंत्रिमंडल में दे दूंगा करके इच्छा दिन प्रकट किया है। इसीलिए राहुल गांधी मिस्टर विजय को पीछे पड़ा है, डीएमके को डंप करेगा राहुल गांधी। तो ये जो कोलिशन आप कह रहे हैं, वो किसकी कोलिशन तमिलनाडु में आप देख रहे हैं? चुनाव के बाद तो लगेंगे, अभी चुनाव के पहले कोई निश्चित नहीं कर सकेंगे। शंकर जी, कम से कम 1967 से मैं तमिलनाडु पॉलिटिक्स में देखते आ रहा हूं, पहले बार अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी है। तब अनसर्टेनिटी इसमें है, अलायंस नहीं बना का डीएमके का, राहुल गांधी मुकर रहे, ये चीज वोटर्स को बीच में बिल्कुल असर पड़ेगा। कोएलिशन गवर्नमेंट आ जाएगा। मुझे लगता है अमित शाह साहब उंगली जिसको दिखाएंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मुझे लगता है विजय आफ्टर इलेक्शन एडीएमके एडपाडी पळनिसामी के साथ आ जाएगा। ओके, शेखर, आप कैसे देखते हैं विजय फैक्टर को? आपको क्या लगता है कि विजय क्या इतनी ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में होंगे, और एआईडीएमके का और बीजेपी अलायंस का जो फ्यूचर है वो कैसे आप आंकते हैं? देखिए, पहली बात तो विजय तो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जितने अनुमान लगा रहे हैं, जितने सर्वे वगैरह हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि 25 से 30% वोट तक वो पा सकते हैं, खास करके शहरी इलाकों पे। और तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पे माना जाता है एक अर्बनाइज्ड स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है। तो इसका मतलब कई शहरों में, छोटे छोटे टाउन्स में, ये में विजय का बहुत असर है। लेकिन उसके पास संगठन ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी अभी 2 साल हुआ है, ये बड़े एक्टिव नहीं थे। तो सवाल आता है कि ये कितने स्वयं जीत कर क्या अपने आप सत्ता आ सकते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह है कि स्वयं, क्योंकि वहां पे 234 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, आपको कम से कम 117 लानी होगी अपने आप सरकार बनाने के लिए। सो दूसरी बात, तो क्या कर सकते हैं? अगर कांग्रेस भी उनके साथ मिल जाए तो इसका मतलब, क्योंकि पहले जब विजय ने सोचा कि मैं पार्टी बनाऊंगा, तब डीएमके को लगा ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि ये ऑपोजिशन का वोट को काटेगा तो हम निकल जाएंगे। लेकिन बाद में उनको महसूस हुआ, जिस तरह भीड़ आने लगी उनको, क्योंकि ज्यादा मीटिंग भी नहीं किए अभी तक, उन्होंने 6-10 मीटिंग किए होंगे, लेकिन जो भीड़ आ रही थी उनको देखने के लिए, उनको कैसे, जो अपने फैन है उन फैन को कैसे वोटर बनाए, उसके लिए संगठन का दिक्कतें हैं उनको। लेकिन एक बड़ा चीज क्लियर हो गया, ये एक बड़ा वोट कटुआ बनेंगे, वोट काटेंगे। तो किसका काटेंगे? अभी डीएमके को भी लग रहा है ये हमारी वोट भी काटेंगे। उसका बड़ा कारण, विजय क्रिश्चियन है, उनका पूरा नाम जोसेफ विजय है। तो क्रिश्चियन वोट जो है वो ज्यादा है, जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है, जो दक्षिण तमिलनाडु में जितने आपके जिले हैं, वहां पे जो कोस्टल एरिया है वहां पे क्रिश्चियन वोट ज्यादा है। तो नॉर्मली डीएमके को क्रिश्चियन वोट और मुसलमान वोट हमेशा पक्का मिलता था, वो कहीं नहीं जाता था। इस बार उस अल्पसंख्यक वोट में एक डिवाइड आ रही है, बहुत क्रिश्चियन वोट विजय के साथ जा सकता है। इसका मतलब डीएमके का काफी सीटें नुकसान होगी, जिसकी चिंता स्टालिन को लग रहा है। अगर कांग्रेस बिल तोड़ के जाएगी तब मुसलमान वोट का भी असर पड़ेगा। देखिए, शुरू से लेकर मुसलमान वोट हमेशा डीएमके के साथ ही रहा है, लेकिन विजय फैक्टर आने के बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया, जिसको लेकर स्टालिन को बहुत चिंता हो रही है। क्योंकि माइनॉरिटी वोट जो कुल मिला के मान लीजिए 11-12% होगा या मैक्सिमम 13% होगा, लेकिन ये जो डीएमके का जो मेजर बेस है उस पर टूट आ जाएगी। तो इसका मतलब डीएमके का वापसी आना, बैक टू बैक फिर आने का, वो इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब कौन बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन ये जो ऑप्टिक्स आएगी, अगर मान लीजिए कांग्रेस डीएमके अलायंस छोड़ के जाती है विजय के साथ, ये ऑप्टिक्स और ज्यादा नुकसान करेगा डीएमके को। और हो सकता है अगर राहुल और विजय दोनों कैंपेन शुरू कर दें, एक जॉइंट कैंपेन करें, तो उसका और भी असर होगा। तो ये अभी तक
अभी भी मुझे नहीं लगता राहुल ने कोई बड़ा फैसला लिया हो, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा है। और राहुल का, क्योंकि बीच में स्टालिन ने कनिमोळी को भेजा राहुल गांधी के पास, और उसमें क्या हुआ कि जब भेजा था, उसमें जब बात हुई, तो बातों में कनिमोळी ने कहा, देखिए हम ज्यादा सीट नहीं दे पाएंगे, पिछली बार 25 दिए, आपने 18 जीती, इस बार आपको हम दे सकते हैं कि ठीक है, आपको हम मैक्सिमम दे सकते हैं, 25 ही दे देंगे, क्योंकि पहले तो और कम सोच रहे थे, 25 दे देंगे या 27-28 ले लिए, लेकिन 30 से कम, लेकिन और पावर शेयरिंग हम दे नहीं पाएंगे। दूसरी बात जो कनिमोळी ने राहुल को कहा, जिसको लेकर राहुल को थोड़ा नाराजगी हुई, वो ये था कि अगर इसको सीटें देते हैं और कांग्रेस एमएलए जीत जाते हैं, अगर हमारे पास मेजॉरिटी नहीं हुई या हमारी संख्या में कम आई, तो ये आपके एमएलए सीधा उस साइड चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो ये बात भी राहुल को पसंद नहीं है। और पावर शेयरिंग के बाद में बोले कि भाई हम चुनाव पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी द्रविडियन पॉलिटिक्स यही रहा है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी को हम सत्ता पे हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, जब सरकार दिल्ली में बनती है, कोई गठबंधन सरकार, उसमें हम शामिल होंगे, हमारी इंटरेस्ट है, लेकिन हम जगह नहीं देंगे। ये बात सुनकर भी राहुल को लगा ये क्या सिस्टम है, जहां हमेशा कांग्रेस एक नंबर 2 पे रहेगी? क्या हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? हम आपको जिता नहीं रहे? हम जो कैंपेन कर रहे हैं पार्लियामेंट में और बाहर में, क्या ये क्षेत्रीय दलों की फायदा नहीं हो रहा है? तो ये सारे देखिए, राहुल गांधी की यही है कि भाई पार्टी को रिवाइव करना है, कांग्रेस को करना है, दोनों को बेनिफिट करना है। इतना तक राहुल बार बार बोले, कनिमोळी को भी बोले, भाई आप लोगों ने कुछ नहीं किया हमें रिवाइव करने के लिए। लेकिन वो अलग बात है, कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को क्यों मदद करे उसकी रिवाइवल के लिए, वो तो स्वयं की बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी जी का सामने बड़ा क्लियर है पिक्चर कि अगर मुझे कांग्रेस को रिवाइव करना है, तो ये जो ऑफर आ रहा है, क्योंकि विजय ने सीधा कांग्रेस को कह दिया कि भाई यही मौका है, आप अगर आएंगे तो हम ज्वाइंट कैंपेन करके शुरू कर देंगे। अब जो नए लीडर्स है, जो यंग कैडर कह रहा है कि भाई ये ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो हमें होना क्या है, फिर वही 25 मिलेगा या 30 मिलेगा, और राज्यसभा वगैरह देखे वही बड़े नेता ले जाएंगे। लेकिन अब कोशिश हो रही है चिदम्बरम जैसे नेताओं की तरफ से, भाई किसी तरह हम राहुल को समझाए। अच्छा, स्टालिन चाहता था कि इसमें सोनिया जी हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि लगता है कि भाई राहुल से ज्यादा सोनिया ज्यादा समझदार है, समझ पाएंगे कि ऐसे करने से फायदा हो जाएगा फिर ऑपोजिशन को। लेकिन राहुल ने कह दिया नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कनिमोळी चाहती थी उनसे मिलने के लिए, ये मना कर दिए, बोले हमसे बात कीजिए। अब देखिए, सारा फैसला राहुल को लेना है। अब मुझे यह दिख रहा है कि ये बिहार जैसे हो रहा है। बिहार में आपने देखा अच्छी संबंध थी, गुड कॉन्टैक्ट, गुड रिलेशनशिप, यानी राहुल जी और तेजस्वी यादव बीच में। फिर पदयात्रा भी हुआ, वो वोट चोरी कहते रहे, इनको तेजस्वी को लगा भाई क्या वोट चोरी, हमें तो और कुछ करना है, ये तो बाकी मुद्दे उठाते हैं। लेकिन बीच में जैसे इनकी कैंपेन खत्म हुई, तब इनको लग रहा है भाई सीटों को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होगी, और राहुल बात ही नहीं किए। इस बार भी शंकर जी, स्टालिन को ये महसूस हो रहा है भाई, ये इन्होंने, राहुल ने कमेटी बना दी, गिरीश चोडंकर जो एआईसीसी सेक्रेटरी है, इनसे मैं क्या बात करूं, क्यों राहुल मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा है सीधा, पर बात करें फिर हम तय करते। लेकिन राहुल का कह रहा है भाई इनसे बात करो और वो बात साफ करो कि भाई सत्ता में भागीदारी। शंकर जी, तो कुल मिला के जो बिहार में जिस तरह की स्थिति हुई कि सत्ता में भी नहीं आए, और जो हेलो, कैंपेन स्ट्रैटेजी, जो तमाम ऐसे मुद्दे थे, उस पे भी राहुल और कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच में सिनर्जी नहीं थी। एक अंतिम सवाल राजगोपालन साहब, कि क्या कांग्रेस इस लाइन पे अगर सोचती है कि विजय के साथ अलायंस करें, तो वैसी स्थिति में उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है कि भाई ठीक है, राज्य में तो पावर में स्ट्रक्चर में ऐसे भी नहीं आ रहे हैं, और लोकसभा का चुनाव अगले 4 सालों के बाद में है, 3 सालों के बाद में है। तो लोकसभा चुनाव के समय, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं सेंटर में सत्ता के नजदीक पहुंचे, और कांग्रेस को जो सीटें मिली है तमिलनाडु से, वो 3 साल में देखा जाएगा फिर विजय के साथ में अलायंस, या फिर अगर विजय पिट जाते हैं तो फिर दोनों ऑप्शन रहेगा डीएमके के साथ में जाने के लिए। तो क्या कांग्रेस इस तरह से सोच रही है, या फिर कांग्रेस को लगता है कि नहीं, हमें पावर शेयर कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें विजय का ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए? ये मोटे तौर पर
राहुल गांधी का मन पर ये चढ़ रहा होगा तमिलनाडु को मद्देनजर रखते हुए। राहुल गांधी का इन दी लार्जर इंटरेस्ट 2029 में तब प्रधानमंत्री बन जाएंगे करके ये सपना देख रहे, मुंगेरी दाल का सपना, उसमें जितना भी स्टेट पार्टी से शंकर जी, अखिलेश यादव हो, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, आदित्य ठाकरे हो, अरविंद केजरीवाल हो, जो भी है, उदयनिधि चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, हम प्रधानमंत्री बनना मुश्किल पड़ा है। इसीलिए तो सारा परिवार में एक काट करके आ रहे। नॉट ओनली दैट, मुझे लगता है जो आपने क्वेश्चन पूछा था, विजय के साथ समझौता लगभग हो गया है, 1-2 दिन के अंदर अंदर ऐलान कर देंगे। तमिलनाडु में विजय के साथ जाकर के कोएलिशन गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला लेके आ जाएंगे, 1-2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद 2031 में कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी करके ये दूर सपना देख रहे राहुल गांधी। डीएमके को डेसिमेट करना चाहते हैं, डीएमके द्रविडियन मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं राहुल गांधी। ये डायनास्ट पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए, आपको याद होगा पहले 1-2 साल पहले राहुल गांधी ने स्वयं कहा है, रीजनल पार्टीज को ऑल इंडिया पार्टी को अकड़म दकड़म दिखाते हैं, वो रीजनल पार्टीज के साथ शामिल नहीं होना चाहिए। ये अभी नजर आया है आफ्टर 24 इलेक्शन को बाद, उधर रिचार्ज कर दिया बैटरी का। राहुल गांधी मन पर ये चल रहा है। नॉट ओनली दैट, आपने आसाम का जिक्र किया, मध्य चुनाव जो वेस्ट बंगाल, पुदुचेरी, केरला सब जगह पर है, चारों 5 जगह पर कांग्रेस का टूटे रखा है। कांग्रेस को जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है, एमएमसी बनना चाहते हैं राहुल गांधी, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस। आखिर में राहुल गांधी तमिलनाडु में अपना नाक काटेंगे। तो आज के कार्यक्रम में जो कुल मिलाकर जो बड़ी बातें हैं कि क्या कांग्रेस विजय के साथ जो गठबंधन का ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कर रही है, और कांग्रेस को लगता है कि विजय के साथ जाना तमिलनाडु में ज्यादा फायदे का सौदा है। डीएमके न उन्हें सीटें दे रही है, न सत्ता में भागीदारी का मौका दे रही है, तो ऐसी स्थिति में डीएमके के साथ जाना कोई फायदे का सौदा नहीं है। लेकिन क्या सचमुच राहुल गांधी ये रिस्क उठाएंगे? क्योंकि एक सवाल ये भी है कि जो बची खुची जो जमा पूंजी है कांग्रेस की तमिलनाडु में, क्या उसे गंवाने का भी खतरा तो नहीं है? क्योंकि 2014 का भी उदाहरण हमारे सामने है। तो वैसी स्थिति में तमिलनाडु में आने वाले दिनों में किस तरह के ऑप्शन एक्सप्लोर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। राजगोपालन साहब, आप हमसे जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और शेखर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए डायलॉग्स के साथ।